आज हम लोग शुरू करते हैं। अच्छा, आर्टिकल 32 के अंतर्गत हम लोग कुछ चीज़ों को पढ़ रहे थे। आर्टिकल 32 क्या था? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसमें हम लोगों ने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से जुड़ी हुई 3-4 चीज़ें थी। एक PIL था, एक जो जुडिशियल रिव्यू था, और एक क्या था? हाँ, न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म। तो ये हुआ कि इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा यहीं पे हम लोग देख समझ लें। तो इस क्रम में हम लोग PIL को देख चुके हैं और बारी है थोड़ा सा जुडिशियल रिव्यू की, और जुडिशियल रिव्यू को हम देख समझ लें। आप सब काफ़ी पढ़े हुए हैं, इसको जानते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ प्रसंगवश इन चीज़ों को थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं। तो जुडिशियल रिव्यू JR यानी न्यायिक पुनरावलोकन हिंदी में, या इसे न्यायिक समीक्षा भी कहते हैं, जुडिशियल रिव्यू। तो हम ये जानते हैं कि द डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओरिजिनली केम फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, या ये कहिए कि द doctrine of judicial review was originated and developed in United States of America and US। इसका उद्भव और विकास दोनों जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। और आपको मालूम है कि इट वाज प्रोपाउंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द फेमस केस मारबरी वर्सेस मेडिसिन। मारबरी वर्सेस मेडिसिन, मेडिसन कहिए, मेडिसन, मारबरी वर्सेस मेडिसन, ये 1803 का केस था। फर्स्ट टाइम इट वाज प्रोपाउंडेड इन दिस केस मारबरी MARBURY वर्सेस मेडिसन, मेडिसन, ये केस था फर्स्ट टाइम। और किसके द्वारा? उस समय जज कौन थे? भाई जॉन मार्शल, भाई जॉन मार्शल, the then CJ of United States America, CJ of US। ठीक, तो ये हम जानते हैं सब कि this doctrine judicial review was originated and developed in United States, in which case ये एग्जाम में आता है। मारबरी, हिंदी में कहिए मारबरी बनाम मेडिसन, बाद में सन क्या है? 1803 है। जज कौन थे? जॉन मार्शल थे, तब के चीफ जस्टिस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये इसके उद्भव की बात थी। और इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ कवर्स क्या करता है? द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। हम जानते हैं 32 और 226 हमारे संविधान में इस तरह की व्यवस्था ऑलरेडी है। और ये भी हम जानते हैं कि ये जुडिशियल रिव्यू को हमारे संविधान का एक बेसिक फीचर है, और इसको न्यायपालिका ने जो है क्या किया है? हाँ, मूलभूत ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर कहा है। और इट इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ये जो है हमारा जो मूलभूत संरचना है, जिसे बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं, BS, उसका एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। और इस इंपॉर्टेंट एलिमेंट के नाते इसे संविधान के संशोधन के द्वारा भी इट कैन नॉट एब्रोगेटेड, इट कैन नॉट एक्सक्लूडेड इवन बाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये संविधान संशोधन के द्वारा भी इसको जुडिशियल रिव्यू को हटाया नहीं जा सकता। ये बातें हैं। और अब हम थोड़ा सा देख लें कि जुडिशियल रिव्यू का ये मतलब क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जुडिशियल रिव्यू? मीनिंग ऑफ जुडिशियल रिव्यू, मीनिंग ऑफ जुडिशियल रिव्यू, इट इज पावर टू judiciary to examine
the constitutionality of legislative enactment and executive orders। ठीक, इसका सीधा सा मतलब है यही, इट मीन्स इट इज ए पावर, ये क्या है, जुडिशरी का पावर ऑफ जुडिशरी है टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लेजिस्लेटिव इनएक्टमेंट एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। विधायिका के द्वारा, पार्लियामेंट और संसद के द्वारा बनाए गए जो कानून हैं या उनके द्वारा केंद्र और राज्य के द्वारा जो जारी किए गए आदेश हैं, उनकी संवैधानिकता की परीक्षा। ठीक, ये बात है, इसमें इनएक्टमेंट है। और जस्टिस सैयद साहब मोहम्मद कादरी, जस्टिस सैयद शाह मोहम्मद कादरी ने इस जुडिशियल रिव्यू को 3 प्रकार में बांटा। पहला उन्होंने क्या कहा, पहला कादरी साहब ने माना कि ये क्या करता है, ये जो हमारे जुडिशियल रिव्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, यानी संवैधानिक संशोधनों की न्यायिक समीक्षा। दूसरा क्या है कि जुडिशियल रिव्यू ऑफ लेजिस्लेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर दिखाई दे रहा ना, एंड स्टेट लेजिस्लेचर एंड सबऑर्डिनेट क्या है, लेजिस्लेशंस। ठीक, मीनिंग ऑफ जुडिशियल रिव्यू में बताया, पावर, न्यायपालिका की शक्ति टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लेजिस्लेचर इनएक्टमेंट एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। जस्टिस सैयद साहब मोहम्मद कादरी ने 3 भागों में बांटा इसको, और उन्होंने बताया कि जुडिशियल रिव्यू का पहला मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संवैधानिक संशोधनों की न्यायिक समीक्षा। दूसरा है जुडिशियल रिव्यू ऑफ लेजिस्लेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर एंड सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशंस। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशंस में क्या चीजें आएंगी, रूल है, रेगुलेशन है, नोटिफिकेशन है, ऑर्डर है, ये सारी चीजें सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशंस में आएंगी। और तीसरा उन्होंने क्या कहा, तीसरी बात कही कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, तीसरा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर ऑफ सेंटर एंड स्टेट एंड authorities ऑफ स्टेट। ठीक, जस्टिस कादरी साहब ने ये बातें बताई कि 3 न्यायिक समीक्षा, संविधान संशोधनों की न्यायिक समीक्षा, स्टेट की जुडिशियल रिव्यू ऑफ लेजिस्लेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर एंड सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशंस लाइक रूल, रेगुलेशन, ऑर्डिनेंस, नोटिफिकेशंस एसेट्रा। और तीसरा कि अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है विच इज इशूड बाय सेंटर या स्टेट या कोई अदर अथॉरिटीज ऑफ द स्टेट है जो कानून बनाती है, तो उसकी न्यायिक समीक्षा इन चीजों की जा सकती है। और कोर्ट ने यह भी बताया कि न्यायिक समीक्षा के लिए भारत में संविधान सर्वोच्च है, हमारे यहाँ संविधान सर्वोच्च है।
और संविधान सर्वोच्च होने के नाते ये न्यायपालिका की जिम्मेदारी है कि वो देखे कि जो भी इंस्टीट्यूट लॉ बन रहे हैं वो कहीं संविधान के प्रावधान का उल्लंघन तो नहीं कर रहे, और अगर ऐसा है तो वो उसको वाइड और नल डिक्लेयर कर सकती है, फिर वो सरकार उस कानून को इन्फोर्स नहीं कर पाएगी। संक्षेप में यही इसका अभिप्राय है। और यह भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि जब तक फंडामेंटल राइट अस्तित्व में है और संविधान का हिस्सा है, न्यायिक समीक्षा का उपयोग इस दृष्टि से भी आवश्यक है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट प्रत्याभूत हैं, संविधान में दिए गए हैं, उन फंडामेंटल राइट की रक्षा के लिए भी गारंटी जो किए गए हैं, जो फंडामेंटल राइट हमारे गारंटीड है पार्ट 3 में, उनकी रक्षा के लिए भी इस न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता है कि जो कानून बनाए गए जा रहे हैं वो कहीं इन प्रावधानों का उल्लंघन तो नहीं करते। इनकी समीक्षा के लिए भी कोर्ट ने कहा कि जब तक ये अस्तित्व में है, फंडामेंटल राइट इनका वजूद है, तब तक इस तरह की व्यवस्था न्यायिक समीक्षा की आवश्यक है। और एक बात और, अच्छा ये आप जानते हैं कि नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स में जो जज होते हैं उनका जो टर्म होता है वो लाइफ टाइम होता है। और जो है लाइफ टाइम अपॉइंटमेंट होता है, एक्सेप्ट अंडर सर्टेन लिमिटेड सर्कमस्टांसेस, कोई बहुत विशेष स्थिति नहीं आ जाए तो उनका लाइफ टाइम अपॉइंटमेंट होता है। और उन्हें आप जानते हैं कि इम्पीचमेंट के द्वारा हटाया जा सकता है, और इम्पीचमेंट की प्रक्रिया वहीं से भारत में भी आई है, ये आपको पता है। और वहां लिखा गया है कि दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग गुड बिहेवियर, जो शब्द यूज हुआ है ड्यूरिंग गुड बिहेवियर, दे होल्ड देयर ऑफिस ड्यूरिंग गुड बिहेवियर, गुड बिहेवियर। ये छोटी सी बात थी। और ये भी आप जानते हैं कि अगर आप अनुसूची 3 उठा करके पढ़ेंगे जहां की ओथ ऑफ एफर्मेशन के बारे में दिया हुआ है, तो अगर हमारे जज साहबान लोग जो ओथ लेते हैं, उस ओथ का एक महत्वपूर्ण भाग है, ये है कि आई विल बियर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आई बियर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एक हिस्सा इसका है। और लास्ट वाला भाग क्या जानते हैं कि आई होल्ड या आई विल होल्ड, या विल शब्द यूज है, आई विल होल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, यानी मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा, कि मर्यादा बनाए रखूंगा। यानी जो ओथ लेते हैं उस ओथ का एक भाग ये है कि आई वियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और लास्ट वाली जो लाइन है, आई विल होल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, यानी मैं संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखूंगा। यह है, मैं विधि द्वारा स्थापित संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग और देश से रहित होकर ये काम करूंगा। मैं संविधान और विधियों की मर्यादा की रक्षा करूंगा। यहां इसलिए बता रहे थे कि ये हमारे कोर्ट में, हमारे न्यायालय में जो जज नियुक्त होते हैं वो इस बात की, उस संविधान की रक्षा की, संविधान की मर्यादा को अपहोल्ड करने की ये शपथ लेते हैं, और ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो न्याय करें। दे आर द फाइनल इंटरप्रिटेटर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। वो संविधान के सर्वोच्च व्याख्याकार हैं, और उनकी ये जिम्मेदारी है कि तीनों अंग सही से काम कर सके। इसके लिए न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता है, इसके लिए न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता है। और न्यायिक समीक्षा का इंपॉर्टेंस क्या है? व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ जुडिशियल रिव्यू? इंपॉर्टेंस ऑफ जुडिशियल रिव्यू क्या है? ये आप जानते हैं, टू अपहोल्ड
to uphold the principle of supremacy of Indian Constitution, ठीक, of the Constitution। दूसरा है to maintain इक्विलिब्रियम, सामंजस्य बनाए रखना इन बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, इक्विलिब्रियम बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। और तीसरा, लास्ट बट नॉट लीस्ट, टू प्रोटेक्ट, जिसकी सारी कहानी हो रही है, टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन। इट क्लियर? अगर पूछता इंपॉर्टेंस ऑफ इसका, इंपॉर्टेंस इसका क्या है? टू अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, टू मेंटेन इक्विलिब्रियम, संघ और राज्यों के भी विवाद की स्थिति में सारा हल निकालने का काम इन्हीं के जिम्मे, एंड टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन। ठीक, ये बातें हैं संक्षेप में इसके बारे में। और अब हम देखते हैं कि वो कौन से प्रोविजंस हैं जो जुडिशियल रिव्यू के लिए, प्रोविजंस फॉर जुडिशियल रिव्यू। ये जान लें कि न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू जैसा फ्रेज, वाक्यांश, ये न तो भारत के संविधान में है, न तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ही संविधान में है, जहां से कि ये डॉक्ट्रिन जो है ओरिजिनेट और डेवलप हुई थी। लेकिन हमारे संविधान में ऐसे कई उपबंध हैं, ऐसे कई प्रोविजंस हैं जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक समीक्षा की इजाज़त देते हैं। वो जो कानून है, वो जो आर्टिकल्स हैं, सॉरी, उन आर्टिकल्स के बारे में अगर हम थोड़ा सा देखें तो पहले आर्टिकल 13 है। आर्टिकल 13 हम जानते हैं क्या कहता है? इट डिक्लेयर्स दैट ऑल लॉज दैट आर inconsistent with or in derogation of fundamental right shall be void। ठीक, आर्टिकल 13 है। ठीक, हम जानते हैं आर्टिकल 13(2), राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों को छीनती है, न्यून करती है, उल्लंघन की मात्रा तक बनाई गई विधि शून्य होगी। इट डिक्लेयर दैट ऑल लॉज दैट आर इनकॉन्सिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट शैल बी वाइड। और आर्टिकल 32 जिसके बारे में इतनी हम कहानी कह रहे हैं यहाँ, आर्टिकल 22 गारंटीज टू मूव सुप्रीम कोर्ट to the Supreme Court for the enforcement of fundamental right। फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए आर्टिकल 32 के अंतर्गत सीधे कोई सिटीजन सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और वहां से क्या, ऑर्डर, डायरेक्शन और रिट पा सकता है। ठीक, इसी तरीके से 131 ये सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब आप जानते हैं, केंद्र और राज्य के विवाद, डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट एंड सेंटर और डिस्प्यूट और इंटर स्टेट डिस्प्यूट, ये इसके अंतर्गत आते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। 132 ये अपीलेट जुरिस्डिक्शन है ये इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, संवैधानिक मामलों में। 133 अपीलेट जुरिस्डिक्शन है इन सिविल मैटर्स। 134 क्या है?
ये भी एपिलिएट जुरिस्डिक्शन है इन क्रिमिनल केसेस, इन क्रिमिनल मैटर्स। 134A which was introduced by 44th amendment in 1978, ये कहता है सर्टिफिकेट फॉर अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। ये कहता है सर्टिफिकेट फॉर अपील टू द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम हाई कोर्ट। ये इतने प्रोविजन 134। 135 क्या कहता है? empowers the SC to exercise the jurisdiction power of federal court, exercise the jurisdiction and power of federal court। और ये कैसी पावर फेडरल कोर्ट? in any pre constitutional matter। ये 35 है। 136 जानते हैं, विशेष इजाजत, स्पेशल अपील, स्पेशियल अपील। ये क्या कहता है? इस पावर टू स्पेशल अपील के लिए विशेष इजाजत। ये एक्सेप्ट कैसे? मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स और कोर्ट मार्शल और मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स को छोड़ करके ये स्पेशल इजाजत अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट में। इसके बाद 143 है। 143 में हम जानते हैं 1 और 2 दो क्लास हैं। 143 क्या है? इट्स पावर टू, ये प्रेसिडेंट की पावर है टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट से किसी मैटर पे जो कि फैक्ट का या लॉ का है, जो कि इस नेचर का है कि राष्ट्रपति समझता है कि उस पर सुप्रीम कोर्ट की राय लेना उपयुक्त होगा, तो इस तरह का कोई मैटर दे सकता है। और 142 जो है ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर से रिलेटेड है। ठीक है, ये संविधान पूर्व। और हम जानते हैं कि 143 में राष्ट्रपति की एडवाइस मांगे जाने पे एससी चाहे तो एडवाइस दे, चाहे तो न दे। बट इन 143(2) इन प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर इट इज बाइंडिंग ऑन सुप्रीम कोर्ट टू टेंडर एडवाइस। तो 143 ये हो गया। इसी तरीके से 226 143 ये हो गया 143। फिर ये हो गया 226 226 हम जानते हैं हाई कोर्ट क्या करता है? इशू कर सकता है क्या? ऑर्डर, डायरेक्शन या रिट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट प्लस फॉर एनी अदर पर्पज। फंडामेंटल राइट के अलावा हमने पीछे पढ़ा था एनी अदर पर्पज के लिए भी। और 227 क्या है? आर्टिकल 227 आर्टिकल 227 में अच्छी हाई कोर्ट की ये पावर है सुपरिटेंडेंस की ओवर ऑल कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स इन देयर जुरिस्डिक्शन। ठीक। और 245 हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ये बताता है कि संघ अपने संघ राज क्षेत्र के भीतर या किसी भाग में जो उसके विषय, जो उसके लिस्ट के हिसाब से है, और राज्य विधानमंडल अपने विधानमंडल की सीमा में, पूरी सीमा में या किसी भी भाग में जो उसके स्टेट लिस्ट में, जो उसके सब्जेक्ट में है, पे कानून बना सकता है। यानी ये 245 क्या कहता है? ये जुरिस्डिक्शन की बात करता है। ये कहता है कि टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ लॉ की बात करता है। और 240 ये टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ लॉ की बात करता है। और 246 क्या कहता है? 246 सब्जेक्ट मैटर की बात करता है, जिसमें 3 लिस्ट है, यूनियन, कॉन्करेंट और स्टेट लिस्ट। और इसी तरीके से 2 आर्टिकल और हैं, इसको यहां मिटा देते हैं हम। 251 एंड 254 ये बताता है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है सेंटर और स्टेट लॉ में, सेंटर एंड स्टेट लॉ के बीच में, तो स्टेट लॉ शैल प्रिवेल और सेंट्रल लॉ विल प्रिवेल। सेंट्रल लॉ जो केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून है वो मान्य होगा
और स्टेट का कानून कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में नल और वाइड हो जाएगा। इसी तरीके से 272 प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को बनाए रखना, कंटिन्यूएंस इन फोर्स ऑफ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ये 372 है। इस तरीके से इतने अनुच्छेद हैं जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा के लिए अधिकार देते हैं। 13, 32 पहले से पता है, 131 एससी का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, 132 अपीलेट जुरिस्डिक्शन इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, अपीलेट जुरिस्डिक्शन 133 का सिविल मैटर्स, 134 का क्रिमिनल मैटर्स, 134 सर्टिफिकेट फॉर अपील to the Supreme Court from High Court, 134A, it was introduced in 44th amendment in 1978 in जनता पार्टी गवर्नमेंट। 134 हो गया। 135 वो फेडरल कोर्ट की पावर देता है इन प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, और 136 जो है अपील के लिए एससी को विशेष इजाजत स्पेशल लीव की बात करता है। ठीक, 135, 36, 143 राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट करने के लिए पावर, इसी में प्री कॉन्स्टिट्यूशनल पावर 143, 143(1), 143(2) बताया। इसी तरीके से 226 पे आ जाइए, 226 हाई कोर्ट की पावर, अगर किसी के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है, वायलेशन होता है, तो हाई कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट वहाँ से रिट ऑर्डर, डायरेक्शन या रिट इशू कर सकता है। और इसी तरीके से ये हाई कोर्ट सिर्फ न फंडामेंटल राइट के लिए नहीं बल्कि अदर किसी पर्पस के लिए भी कार्रवाई कर सकता है। ठीक, और इसी तरीके से 226 के बाद 27 हाई कोर्ट की शक्ति, सुपरिटेंडेंस उसके जुरिस्डिक्शन में जितने भी कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स हैं उस पर जुरिस्डिक्शन का 227 हो गया। इसी तरीके से 245 संघ राज्य द्वारा बनाई गई विविधियों के एक्सटेंट ऑफ टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ लॉ की बात करता है, और 246 सब्जेक्ट मैटर की बात करता है, और 251 और 254 क्या कहता है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है सेंटर और स्टेट के किसी कानून में, तो सेंटर का कानून प्रिवेल करेगा और स्टेट का लॉ, स्टेट का बनाया कानून नल और वाइड हो जाएगा। और 372 इसी तरीके से एक और क्लास है जो ये बताता है कि जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है वो बने रहेंगे, कंटिन्यूएंस इन फोर्स ऑफ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। इतने प्रोविजंस हैं जो कि न्यायिक समीक्षा की इजाजत उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को प्रदान करते हैं। और एक चीज हम और देख लें कि अच्छा, एक चीज हम जानते हैं कि इन सारे जुडिशियल रिव्यूज के पावर का उपयोग करके सुप्रीम कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण न्यायिक समीक्षा कई वादों में की। न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण उदाहरण कहिए, एग्जाम्पल्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू क्या क्या है। गोलकनाथवाद है, गोलकनाथवाद, ठीक, और आपका बैंकों का राष्ट्रीयकरण का मामला था, प्रिवी पर्स का एबोलिशन था, इसी तरीके से केशवानंद भारती का केस था, ठीक, मिनर्वा विवाद था। ये बड़े महत्वपूर्ण मामले हैं जिसमें कि न्यायपालिका ने अपनी न्यायिक समीक्षा शक्ति का प्रयोग किया था। ठीक, ओके। हाँ, ये आपको पता है गोलकनाथवाद आ जाए तो 1967, बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1970, पीवी पर्स 1971, केशवानंद 1973, मिनर्वा बिल 1980, ये मैचिंग में आ सकता है, पहले भी बताया था, ध्यान रखिएगा। और अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कि स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू। स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू कहने का मतलब किसी विधायी अधिनियम, किसी विधायी अधिनियम अथवा कार्यपालिका के आदेशों की अथवा कार्यपालिका के आदेशों को हम तीन आधार पे, थोड़ा हिंदी का भी प्रयोग कर लें, तीन आधारों पर चुनौती दे सकते हैं।
तीन ऐसे आधार हैं। स्कोप ऑफ क्या है इसका? पहला आधार तो हमारा ये है कि अगर हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, मूल अधिकारों के उल्लंघन की दशा में, उल्लंघन की दशा में, यानी इन केस ऑफ वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, अगर मूल अधिकारों का हनन होता है तो ये जुडिशियल रिव्यू के विषय क्षेत्र में आता है। दूसरा क्या है कि जो कानून बनाया गया है या जो विधि बनाई गई है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा नहीं बनाई गई, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा नहीं बनाई गई। ठीक, अगर कोई ऐसा कानून बना जो बनाने के लिए जो विधि प्राधिकारी जिसने कानून बनाया, इट वॉज द आउटसाइड द जुरिडिक्शन ऑफ दैट पर्सन, आउटसाइड द कॉम्पिटेंस ऑफ अथॉरिटी, ये कॉम्पिटेंस ऑफ अथॉरिटी यानी उस विधिक प्राधिकारी जिसकी हैसियत से उसने कानून बनाया वो उसकी सक्षमता के, वो इसकी कैपेसिटी के बाहर था, वो सक्षमता के बाहर था, तो चुनौती दे सकते हैं। और तीसरा क्या कर सकते हैं कि इफ इट इज रिपुग्नेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यदि वो भारत के संविधानों के प्रावधानों के प्रतिकूल है। इसी आधार पे तो हम जुडिशियल रिव्यू की बात करेंगे। भाई पहला चीज तो ये कि पार्ट 3 के अंतर्गत हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका वायलेशन होता है तो हम जुडिशियल रिव्यू के लिए जाएंगे। और कोई कानून जो ऐसे विधि के द्वारा जो विधिक प्राधिकारी है वो अपने संक्षमता से बाहर जा करके वो कॉम्पिटेंट नहीं था, उसने बनाया है, तो वही जुडिशियल रिव्यू का मैटर। और तीसरी बात है कि अगर वो इट इज रिपुग्नेंट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द आईसीआई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अगर वो भारत के संविधान के प्रावधानों के प्रतिकूल है तो भी उसको चुनौती दी जा सकती है। तीन आधार हैं ये। और एक चीज हम और जानते हैं कि भारत और यूनाइटेड स्टेट्स का जो न्यायिक समीक्षा का नजरिया है वो थोड़ा अलग अलग है। और यूनाइटेड स्टेट्स में जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, यूनाइटेड स्टेट्स में जो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक, कानून की सम्यक प्रक्रिया, हिंदी में कानून की सम्यक प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यूनाइटेड स्टेट्स का जो न्यायिक समीक्षा का जो तरीका है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को प्रोसीजर ऑफ लॉ पे तरजीह देता है। हमारा ऐसे जब कानून का परीक्षण करने लगता है तो जांच करता है कि जो कानून बनाया गया है वो जो संबंधित प्राधिकारी था वो उसके प्राधिकार में था कि नहीं, वो उसके प्रोसीजर की जांच करता है। अगर वो उसकी ये नहीं देखता कि उस कानून की जो है रिजनेबलनेस क्या है, उस कानून की सुटेबिलिटी क्या है, और क्या है उसका पॉलिसी इम्प्लीकेशन क्या है। हमारा सुप्रीम कोर्ट जब किसी संविधान की, हाई कोर्ट या उच्चतम न्यायालय कहें या न्यायालय कोर्ट जब इस तरह के किसी कानून का परीक्षण करता है न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत, तो वो ये नहीं देखता कि उस कानून की सुटेबिलिटी क्या है, रिजनेबलनेस क्या है और उसके पॉलिसी इम्प्लीकेशंस क्या है। जबकि यूनाइटेड स्टेट्स में इन चीज़ों को तरजीह दी जाती है। हमारे यहाँ सिर्फ कोर्ट ही देखता है कि प्रोसीजर को जो था उसको फॉलो किया गया कि नहीं, जो कानून हमारे यहाँ बनाया गया वो कानून वास्तव में संबंधित
प्राधिकारों के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है, बस इतना ही देखता है। और जबकि यूनाइटेड स्टेट्स जब न्यायिक समीक्षा करता है तो उसके स्टेबिलिटी पे, सुटेबिलिटी पे और पॉलिसी इम्प्लीकेशन पे भी ध्यान देता है। यही वजह है कि क्रिटिक जो है यूनाइटेड स्टेट्स की जुडिशरी को जो है क्या कहते हैं, थर्ड चैम्बर ऑफ लेजिस्लेचर, ठीक, या इसको कहते हैं सुपर लेजिस्लेचर भी कहते हैं। हमारे यहाँ हम जानते हैं कि जो हमारा संविधान है वो यूनाइटेड स्टेट्स की जुडिशियल सुप्रीमेसी और ब्रिटेन की पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी दोनों के बीच का है। ब्रिटेन में तो पार्लियामेंट संप्रभु है, और कितनी संप्रभु है कि डिलोमी कहता है ना कि ब्रिटेन की संसद स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के सिवा कुछ भी कर सकती है, जानते हैं ना। तो ये थोड़ा सा फर्क की बात है, ठीक। एक चीज हम और देख लें कि 9वीं अनुसूची की, एक चीज हम और देख लें कि 9th शेड्यूल की न्यायिक समीक्षा। ठीक, जुडिशियल रिव्यू ऑफ 9th शेड्यूल। हम जानते हैं कि 1951 में, जिसे हमने पढ़ा ना 1951 में 31B और 9वीं अनुसूची का गठन किया गया था। और उसका उद्देश्य यही था कि इसमें शामिल किए गए विषयों के किसी एक्ट या रेगुलेशन को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी कि ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन करते हैं। इसमें शामिल जो एक्ट और रेगुलेशंस हैं उसे इस आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी कि ये फंडामेंटल राइट का वायोलेशन करते हैं, ठीक, ये बात थी। और हम जानते हैं कि 1951 में, और इसमें कौन कौन से विषय हैं जनरली आप देखेंगे तो राज्यों के भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित विषय हैं, और इसके अलावा संघ के जो है अन्य कानून, अन्य संसदीय कानून संघ के भी हैं। और 1951 में इसमें सिर्फ 13 एक्ट या रेगुलेशंस, कानून और विनियम, एक्ट एंड रेगुलेशंस थे। और 2016 तक ये 282 हो गए, ठीक। तो ये है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है, आर क्या था, कोएल्हो। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि चूंकि न्यायिक समीक्षा संविधान का मूल ढांचा है, क्या एक बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक फीचर है, और उन्होंने कहा कि न्यायालय जो है 9वीं अनुसूची में शामिल किसी विषय के लिए इस सिद्धांत को वापस नहीं ले सकती। यानी 9वीं अनुसूची में किसी कानून के ऊपर ये बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट न लागू हो, ये कैसे संभव है। वो 9वीं अनुसूची में शामिल किसी कानून के लिए जो बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल है वह वापस नहीं लिया जा सकता। और उन्होंने कहा कि केशवानंद भारती के डिसीजन 24 अप्रैल 1973 को जजमेंट आया था, और ये कट ऑफ डेट बनाई कि इसके बाद जो भी 9वीं अनुसूची में विषय शामिल किए गए हैं उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है यदि वो किसी नागरिक के 14, 15, 19, 21 का उल्लंघन करते हैं। 14, 15, 19 और 21 कि किसी नागरिक के 14, 15, 19 और 21 का अगर वो उल्लंघन करते हैं, के मूल अधिकार का उल्लंघन करते हैं या बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करते हैं, तो उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। लेकिन ये स्पष्ट किया कि ये उन्हीं कानूनों पे लागू होगा जो 24/4/73 केशवानंद भारती के डिसीजन डिलीवर होने के बाद शामिल किए गए थे। यानी 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए विषय अब 2 भागों में बंट गए हैं। प्रथम वह जो कि 24/4/1973 के पहले थे, दूसरे वो जो 24/4/73 के बाद है। बाद में शामिल किए गए किसी विषय की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है यदि वो किसी नागरिक के
अनुच्छेद 14, 15, 19, 21 का वायलेशन करते हैं। कोर्ट ने ये साफ कहा कि नवीं अनुसूची में शामिल विषय के लिए बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत को वापस नहीं लाया जा सकता। तो यही स्थिति है ये 9 शेड्यूल के न्यायिक समीक्षा की। दैट्स ऑल अबाउट दिस। थैंक यू।